अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बखैरियत होंगे आप लोग। इस तरह पहले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था ज़कात के बारे में। इस फाइल के बारे में आप लोगों को मुकम्मल तौर पर इन्फॉर्मेशन दी थी और कोशिश की थी कि आप लोगों को पूरी डिटेल से समझा सकूं कि ज़कात की कैलकुलेशन किस तरह होती है और किन किन चीज़ों को उसमें लिया जाता है, किन किन चीज़ों को उसमें कंसिडर किया जाता है और किन किन चीज़ों को छोड़ दिया जाता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि ज़कात की एक प्रैक्टिकल एग्जांपल करके आप लोगों को बताऊंगा। हम शुरू करते हैं ज़कात की कैलकुलेशन से। सबसे पहले सोना के बारे में कैलकुलेट करते हैं, गोल्ड के बारे में कैलकुलेट करते हैं। फ़र्ज़ करें हम लोग देखते हैं कि हमारे पास घर में 4-5 तोले सोना है, ठीक है। 5 तोले सोना है हमारे पास, ठीक है। हम लोगों ने 5 तोले सोना किया, तो आप लोगों को बताया था कि तोले में, एक तोले में हमारे पास तकरीबन 10 ग्राम होता है हमारे सब कॉन्टिनेंट में। वैसे बाकी दुनिया में तकरीबन 11 पॉइंट समथिंग होता है। बहरहाल मैंने एज ए बेंच मार्क 10 ग्राम लिया है, जो कि तमाम जगहों पे लिया जाता है। अब देखें, इस रेट पर ग्राम के लिए आप लोगों को बताया था कि ये हमारे पास जो नीचे ये जो लिंक्स मैंने दिए हुए हैं, ठीक है, एक goldprice.org और दूसरा मैंने उर्दू पॉइंट का लिंक दिया हुआ है। ये तकरीबन डेली अपडेट होते रहते हैं, रेगुलरली अपडेट होते हैं। जब जब ये मार्केट ओपन होती है, ये गोल्ड की मार्केट ओपन होती है, तब तब ये रेट उसके साथ उस हिसाब से चेंज हो रहे होते हैं। तो जब आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपके पास एक इस तरह की एक विंडो आपके सामने ओपन हो जाएगी। अब देखें, अब आप लोगों के सामने है कि हमारे पास गोल्ड की जो प्राइस है वो कितनी आ रही है, 9089 यानी कि 9090 तकरीबन आ रही है, 9090 आ रही है, 9090 पर ग्राम। ये देखो मैंने यहाँ पे ग्राम सेलेक्ट किया हुआ है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे पुट करता हूँ कि जी मेरे पास जो है ना उसकी प्राइस है 9090, ठीक है। तो मेरे पास टोटल प्राइस ऑफ गोल्ड कितनी बनी थी, 4,54,000 और 500। मैं इस कीमत को यहाँ पे अपने पास पुट कर लेता हूँ, ठीक है। 4,54,000 और 500 को मैंने अपने पास पुट कर लिया, ठीक है। अब याद रखना है आप लोगों ने, पहली वीडियो में आप लोगों को बड़ी डिटेल से मैंने बताई इस बारे में कि जी गोल्ड आपके पास किसी भी शक्ल में है, किसी भी फॉर्म में, किसी भी मकसद के लिए आप लोगों के पास पड़ा है। इस चीज़ को आप लोगों ने जो है ना कंसिडर नहीं करना कि जी मेरे पास फलां मकसद के लिए, फलां मकसद के लिए इस पे ज़कात लागू है, चाहे आप माने ना माने, वो एक अलग अलहदा मसला होता है, ठीक है। अब बहरहाल इसमें किसी मसलक का तमाम मुत्तफ़िक़ुल अलैह ये बात है, किसी मसलक का किसी उसका इसमें कोई चक्कर नहीं है कि आप लोग ये समझे कि जी मैं अपने उससे पता करूँ ये। और ज़कात का रेट भी ये जो है ना स्टैंडर्ड रेट है, हमेशा के लिए ऐसा ही है, कोई फ्लोटिंग नहीं है, कोई इसमें कोई हिसाब नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब दूसरी बात, हमारे पास सिल्वर चांदी के हिसाब से हमारे पास आता है जी कि हमारे पास फ़र्ज़ करें, मैं बात बताता हूँ कि मेरे पास तकरीबन जो है ना जो चांदी पड़ी है, ठीक है, वो मेरे पास कोई, मैं वैसे एग्जांपल बता रहा हूँ कि मेरे पास जी 40 सोना मेरे पास जो है ना वो है अपना, ये जो चांदी पड़ी है मेरे पास, ठीक है, सिल्वर मेरे पास है, वो तकरीबन यानी कि 440 तोला है, तो तकरीबन 400 ग्राम बन गया, ठीक है। अब पर ग्राम अगर मैं रेट अपने पास देखूँ, ठीक है, दोबारा इस लिंक पे क्लिक करूँ तो मेरे पास इस तरह सिल्वर का रेट भी आ रहा होता है, जो तकरीबन कितना है जी 93,840 यानी कि 93,840 है। लेकिन ये पर केजी में होता है, ये बात आप लोगों ने याद रखनी है कि सिल्वर का जो रेट होता है ये हमेशा के लिए किस हिसाब से होता है जी, केजी के हिसाब से होता है। अब मैं क्या करूँगा कि मेरे पास 93,840 है, लेकिन पर केजी है, तो मैं क्या करूँगा, इस 93,000 को यहाँ पे 93,840 को मैं डिवाइड करूँगा 1000 से, ठीक है। तो मेरे पास पर ग्राम का रेट है, तो पर ग्राम का रेट कितना है जी 93.84 यानी कि तकरीबन 94 आ गया मेरे पास, ठीक है। तो मैं 94 यहाँ पे पुट करूँगा तो मेरे पास सिल्वर की कीमत कितनी आ गई, 37,600 आ गई, ठीक है। ये जो अभी मैंने आप लोगों को ये करके दिया है, ठीक है, सिल्वर का रेट जिस तरह डिफाइन करके दिया है, ये मैंने अगले जो फाइनल ज़कात की कैलकुलेशन है इस टेबल में मैंने आप लोगों को ये सारी चीज़ें बता दी है, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों को कैलकुलेट करके दिया हुआ है। अब मैं इस रेट को यहाँ पे लिखता हूँ, अपना 37,600 ये मैंने यहाँ पे लिख लिया, ठीक है। अब मेरे पास ये चांदी आ गई। इसके बाद मेरे पास आती जी कैश इन कैश। अब आप लोगों ने अपने पास बैंक बैलेंस देख लेना है, अपने पास हाथ जेब में पड़ी हुई रकम, ये जो जहाँ कहीं पे भी आप लोगों ने सेव करके रखी हुई है अपने सेफ में, अलमारी में, या कहीं पे भी आप लोगों ने रखा हुआ है, तो वो आप लोगों ने देख लेना है। कैश इन कैश इक्विवेलेंट मैं सपोज कर दूं कि मेरे पास जी तकरीबन 1 लाख रुपया घर में, मतलब मैंने इमरजेंसी वगैरह को मीटअप करने के लिए मैंने अपने पास रखा हुआ है। इस तरह फ़ॉरेन करेंसी अगर आपके पास कोई रकम है तो उस फ़ॉरेन करेंसी को पाकिस्तानी रुपये में कन्वर्ट करके लिख लेना है। देखिए फ़र्ज़ करें मेरे पास जो है ना 5,000 US डॉलर पड़ा है, तो अब US डॉलर का जो करंट रेट चल रहा है वो तकरीबन 164 चल रहा है, 164 165 चल रहा है, ठीक है। तो 5,000 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, किसके साथ करेंगे जी 164 के साथ, ठीक है। इसके मल्टीप्लाई कर तो मेरे पास फॉरेन करेंसी कितनी आ गई जी 8,20,000। तो इस 8,20,000 को 8,20,000 को मैं यहाँ पे अपने पास पुट कर लेता हूँ कि जी मेरे पास इतने की फॉरेन करेंसी पड़ी है, ठीक है।
अच्छा, आगे हमारे पास है जी अमाउंट सेव फॉर फ्यूचर एक्सपेंसेस। अगर आप लोगों ने किसी इंश्योरेंस में पैसे जमा करवाए, तकाफुल में जमा करवाए, ठीक है, तो कोई भी रकम अगर आप लोगों ने जमा करवाई तो वो चीज़ आप लोगों ने लिख लेनी है। फ़र्ज़ करे वो नहीं है, ठीक है, एक ऑर्डिनरी फैमिली की एग्जांपल अपने पास बता देते हैं, ठीक है। आगे हमारे पास गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ है, बॉन्ड है, TFCs है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज वगैरह, ठीक है। किसी भी अगर आप लोगों ने बॉन्ड्स वगैरह ख़रीदे, ठीक है, हम एग्जांपल करते हैं जी कि हमारे पास 40,000 के बॉन्ड्स भी पड़े, ठीक है, और एनी अमाउंट अल्टरनेटिव ऑफ कैश, कहते जी कोई रकम है जो आप लोगों ने अल्टरनेटिव ऑफ कैश रखी है। फ़र्ज़ करें अपने पास कोई बाइक्स वगैरह या कोई इस तरह की बाकी जो है ना कोई ज़ेवरात वगैरह या कोई भी चीज़ अपने पास जेम्स वगैरह रखें हैं, ठीक है, जिस तरह ज्वेलरी वगैरह, नग वगैरह, ठीक है, ये चीज़ अगर आप लोगों ने रखी है तो उसकी रकम भी आप लोगों ने यहाँ पे मेंशन कर देना है। आगे हमारे पास रिसीवेबल्स है, रिसीवेबल्स में इसी तरह तकाफुल है, इंश्योरेंस है, प्रोविडेंट फंड है, ग्रेजुटी फंड है, ठीक है। पहले भी आप लोगों को प्रोविडेंट फंड और ग्रेजुटी फंड के बारे में थोड़ा डिटेल से बताया था पार्ट 1 में, जो वीडियो नंबर 1 थी ज़कात की। कहते हैं जी कि इस प्रोविडेंट फंड में आप लोगों ने वो रकम लिखनी है जो आप लोगों ने अपनी तरफ से जमा करवाई है। वो रकम आप लोगों ने बिल्कुल भी नहीं लिखनी जो कंपनी ने भी आपके साथ सबमिट करवाई है। मैं फ़र्ज़ करें एक एग्जांपल से आप लोगों को बता रहा हूँ, ग्रेजुटी फंड का भी इसी तरह बिल्कुल यही हाल है, और इंश्योरेंस और तकाफुल का भी उसके ऊपर आप लोगों ने इंटरेस्ट, उसका जो प्रॉफिट है वो कैलकुलेट नहीं करना, बल्कि एक्चुअल रकम आप लोगों ने जमा करवाई है, जो आप लोगों से डिडक्ट हुई है, वो लोग आप लोगों ने लेनी है। प्रोविडेंट फंड का बता रहा हूँ, फ़र्ज़ करें हर महीने आप लोगों की तनख्वाह से 10,000 रुपया कटता है, ठीक है। तो बहुत सारी जो कंपनीज़ होती हैं, जो अच्छी कंपनीज़ होती हैं, वो क्या करती हैं कि 10,000 अगर आपने दिए हैं तो वो भी कोशिश करती हैं कि 10,000 अपना भी डालें, या बाजू का तो कंपनी इस तरह भी करती है कि 200% डालती है, यानी कि 20,000 अपनी तरफ से जमा करवाती है। यानी कि अगर 10 आप करवाते हैं, 2 हिस्से वो करवाते हैं, 20,000 वो जमा करवाते हैं। तो आप लोगों ने क्या लेना है, इस 10,000 को या 20,000 को जो कंपनी जमा करवा रही है, ठीक है, इसको आप लोगों ने बिल्कुल भी नहीं लेना है, बल्कि आप लोगों ने जो जमा करवाई है, ठीक है, ये जो 10,000 आप लोगों ने जमा करवाई, इस चीज़ को आप लोगों ने लेना है कि जी आप लोगों ने साल भर में कितनी रकम तकाफुल की या प्रोविडेंट फंड की आप लोगों ने जमा करवाई है। मैं फ़र्ज़ करते हैं हम लोगों ने वो तकरीबन 80,000 जमा करवाई है, ठीक है। अच्छा, तो 80,000 ये हो गया। अच्छा, आगे हमारे पास जी एनी अमाउंट प्रोवाइडेड इन एडवांस। फ़र्ज़ करें आप लोगों ने कोई प्लाट वगैरह कहीं पे किसी सोसाइटी में लेना था, आप लोगों ने एडवांस में कुछ रकम जमा करवा दी, ठीक है, और कार वगैरह अगर आप लोगों ने गाड़ी वगैरह कोई परचेज़ करनी थी, ठीक है, तो आप लोगों ने पहले ही ऑर्डर कर दिया, तो उसमें आप लोग को डाउन पेमेंट वगैरह करनी पड़ती, तो वो जो एडवांस की रकम है वो भी आप लोगों ने यहाँ पे लिखनी है, ठीक है। अमाउंट टू बी रिसीव, यानी कि अगर आपने किसी को डेट दिया हुआ है, कर्जा दिया हुआ है, या कमेटी वगैरह जिसे हम आमतौर पर अपनी ज़बान में BCB बोलते हैं, अगर आप लोगों ने वो जमा करवाई है तो उसकी रकम भी आप लोगों ने लिख लेनी है, ठीक है। मैं एग्जांपल बताता हूँ कि जी 50,000 चले, वो रकम है हमारे पास। और अमाउंट इन ट्रेड, जो कारोबारी लोग हैं जो अमाउंट इन ट्रेड करते हैं, आप लोगों ने भी अपने पास ये सारी चीज़ें इनका हिसाब करना है। अगर आपकी एक शॉप है, 2 है, फैक्ट्री है, पूरी कंपनी है, जो भी हिसाब है आप लोगों के पास, अगर आपका छोटा सा ठैया भी है, जितना भी है, रेडी है, जो कुछ भी है, अमाउंट इन ट्रेड डजेंट मैटर, ठीक है, धंधा धंधा होता है। इस बात की कोई टेंशन नहीं लेनी आप लोगों ने, ठीक है, ये अल्लाह पाक की तकसीम है। तो अमाउंट इन ट्रेड से मुराद ये कि वो रकम जो आप लोगों ने अपने जो डेटर्स हैं, जिन लोगों को आपने उधार दिया है, उनको जितनी रकम आपने रिसीव करनी है वो भी लिखना है, और जितना आपके पास स्टॉक पड़ा हुआ है, ठीक है, उस स्टॉक की भी कीमत आप लोगों ने यहाँ पे लिखनी है। अगर आप जो भी पर्सन है तो जाहिर सी बात है, फिर आप लोगों के पास अगर कोई जो है ना कारोबार वगैरह नहीं करते तो आप लोगों के पास नहीं होगा। जो लोग कारोबार करते हैं उन्होंने आप लोगों ने ज़रूर यहाँ पे मेंशन करना है, ठीक है, जो कुछ भी आपकी रकम होगी, ठीक है। और अगला है हमारे पास अमाउंट इन्वेस्टेड इन स्टॉक इन मुदारबा और मुशारका, ठीक है। आपको मुदारबा और मुशारका का पता है कि मुदारबा में क्या होता है कि 2 बंदे जी पैसे जमा करवा रहे हैं, मुशारका में जी वो क्या करते हैं, एक बंदा, ठीक है, ये सारे इस्लामिक मोड्स ऑफ फाइनेंस होते हैं कि मुशारके में एक बंदा पैसे देता है, दूसरा बंदा उसमें अपनी स्किल्स वगैरह जमा करवाता है, ठीक है। ये इस हिसाब से सारा काम। अगर आप लोगों ने पैसा कुछ इस तरह से जमा करवाए, मुदारबा या मुशारका या किसी स्टॉक वगैरह में दिया है, तो वो रकम भी आप लोगों ने लिखनी नहीं है। मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया है कि जी आमतौर पर लोग इसमें इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं, चले 40,000 की हम लोगों ने की उसमें, ठीक है। आगे जी एनीथिंग दैट इज़ ओन फॉर सेल या ट्रेड पर्पज़। इसके अलावा जी तमाम वो रकम, तमाम हर चीज़ जो आप लोगों ने इस नीयत से ख़रीदी है कि मैं इससे कारोबार करूँगा, तो जिस चीज़ से आप कारोबार करेंगे उस चीज़ को आप लोगों ने ज़रूर यहाँ पे मेंशन करना है। चाहे वो एक मोटरसाइकिल है, चाहे एक टायर है, एक रिम है, जो कुछ भी है, एक सेल फोन आप लोगों ने लिया हुआ है, वो भी फॉर ट्रेड पर्पज़ है, फॉर सेल पर्पज़। एक घड़ी आप लोगों ने ली है, कुछ भी है, ठीक है, गाय है, बछड़ा है, कुछ भी है, बकरी है, जो कुछ भी है अगर आप लोगों के पास, तो उस चीज़ को आप लोगों ने यहाँ पे मेंशन कर देना है। तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली, चूंकि ये ऑटोमेटिक शीट मैंने आप लोगों के लिए क्रिएट की है, तो इसमें क्या होगा, आप लोगों के पास उसने टोटल इन्वेस्टमेंट खुद ही बता दी कि जी टोटल वेल्थ आपके पास कितनी है यहाँ पे, ठीक है। इस केस में 16,22,000 और 100 है इस टोटल वेल्थ जो हम लोगों ने अभी की है।
आगे हम लोग दूसरा सेक्शन है, ये हमारे पास टोटल वेल्थ का सेक्शन कंप्लीट होगा। इस सेक्शन में अगर आप लोग कोई बात समझ नहीं है तो नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं, मेरा नंबर भी दिया हुआ है, आप लोग मेरे साथ रब्ता भी कर सकते हैं एनी टाइम, ठीक है। मैं खुद एज अ फाइनेंस कंसल्टेंट इसमें काम कर रहा होता हूँ। अगला सेक्शन जी हमारे पास है वो टोटल लाइबिलिटीज़ का है। इस टोटल लाइबिलिटीज़ के सेक्शन में क्या है कि वो रकम जो आप लोगों ने पे करनी है। अब देखें जिस तरह यूटिलिटी बिल्स होते हैं हमारे पास पेंडिंग होते हैं, ठीक है। जो यूटिलिटी बिल्स अगर आपके पास गैस, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर और सैनिटरी वगैरह के कोई भी बिल है, म्यूनसिपल के बिल है, कुछ भी है आप लोगों के पास, अगर वो रहते हैं पेंडिंग पे तो आप लोगों ने सबसे पहले उसको लिख लेना है कि जी मैं एग्जांपल बताता हूँ कि जी 20,000 के हमारे पास बिल रहते हैं। आगे हमारे पास रेंट ड्यू है, फैक्ट्री है, शॉप है, कोई भी चीज़ है आप लोगों के पास, ठीक है। उसका रेंट अगर ड्यू है तो सबसे पहले उसका रेंट ड्यू भी लिख लें। एग्जांपल लिखते हैं कि जी हमारे पास जो है ना 40,000 का हमारे पास रेंट ड्यू है, ठीक है। आगे हक मेरा वाइफ है, अगर आपकी वाइफ का कुछ हक में रहता है और उसने आपको माफ़ नहीं किया तो वो आपकी लाइबिलिटी है, वो आपने पे करनी है, ठीक है। तो वो आप लोगों ने ज़रूर यहाँ पे मेंशन करना है। अगर कुछ है आगे सैलरीज पेबल्स ऑफ एम्प्लॉइज़ है, अगर आपके कुछ एम्प्लॉइज़ आपके पास काम करते हैं, आपके घर में, आपकी फैक्ट्री में काम करते हैं, ठीक है, उनकी कुछ तनख्वाहें वगैरह रहती हैं तो वो ज़रूर आप लोगों ने यहाँ पे मेंशन करना है। इस केस में मैं बताता हूँ कि जी हमारे पास कुछ एम्प्लॉय भी थे जो काम करते हैं, उनकी 60,000 हमारे पास जो है ना तनख्वाहें रहती हैं। आगे हमारे पास है जी डेट पेबल। डेट पेबल से मुराद ये है, पिछले टोटल वेल्थ के सेक्शन में हम लोगों ने क्या देखा कि वो कर्जा हम लोगों ने लिया था जो हमने लोगों को दिया था, यानी कि हम लोगों ने रिसीव करना था। अब हम क्या करेंगे, वो कर्जा लिखेंगे जो हम लोगों ने पे करना है, ठीक है। नियर फ्यूचर और लॉन्ग फ्यूचर, ठीक है, जब कभी भी है हम लोगों ने जो कर्जा लिया है उसको पे करना है। तो वो अगर कुछ कर्जा है जो आप लोगों ने पे भी करना है तो मैं एग्जांपल लिखता हूँ कि जी 1,20,000 का कुछ कर्जा है जो हम लोगों ने अभी पे किया। आगे है जी अमाउंट्स या गुड्स बारो, ठीक है, कोई भी रकम है या अगर कुछ सामान है जो आप लोगों ने उसको उधार पे लिया हुआ है, ठीक है, तो उस सामान को भी आप लोगों ने यहाँ पे लिख लेना है, ठीक है। आगे अमाउंट रिसीव फ्रॉम कमेटी या बीसी। अब ये जो चीज़ है इसको आप लोगों ने बिल्कुल जो है ना सोच समझ के लिखना है। बहुत दफ़ा ऐसे होता है, आपको कमेटी और बीसी वगैरह के बारे में पता होगा कि हम लोग 3, 4, 5 बंदे, 8, 10 बंदे हम लोग इकट्ठे होते हैं और एक पूल सा बना लेते हैं कि जी हर बंदा महीने का 10,000, 20,000, 30,000 जितनी जिसकी लिमिट होती है, जिस हिसाब से उन लोगों ने डिसाइड किया होता है वो बंदा जो है उसमें जमा करवा रहे होते हैं। अब हर महीने के हिसाब से एक एक बंदे की कमेटी निकल रही होती है। फ़र्ज़ करें मैंने आज 10,000 जमा करवाया और हम 5 बंदे थे तो मुझे टोटल पहले महीने के मेरे ही नाम निकला तो मुझे टोटल 50,000 मिला, ठीक है। अब इस 50,000 में से अगर आप गौर करें तो मैंने टोटल कितना जमा करवाया था, सिर्फ 10,000। तो बाकी जितनी रकम है हमने खुद जमा नहीं करवाई बल्कि हमें पहले से रिसीव हो गई। तो ये जो 40,000 है हम लोगों ने इसको यहाँ पे अपने पास लिख लेना है कि जी ये टोटल लाइबिलिटी है हमारे पास, हमने इसको नियर फ्यूचर में पे करना है। यानी कि अभी जो हमारे पास ये जो रकम है ये हमारे अपनी नहीं है बल्कि हम लोगों ने एडवांस में रिसीव कर ली है। तो ये हमारे पास क्या होगा जी 2,80,000 हमारी टोटल लाइबिलिटीज़ आ गई। अब हमारे पास जो तीसरा सेक्शन है वो है फाइनल ज़कात का सेक्शन। अब टोटल वेल्थ, टोटल लाइबिलिटीज़ आपकी सारी कंप्लीट हो गई है। आगे हमारे पास फाइनल ज़कात है। अच्छा, इस टोटल लाइबिलिटीज़ के सेक्शन में एक बात आप लोगों ने याद रखनी है कि कारोबार के, अगर आप लोग कारोबार कर रहे हैं, छोटा है बड़ा है वो जो है ना डजेंट मैटर। अगर आपका कारोबार है और आप लोगों ने कुछ लोन लिया हुआ है बैंक से या किसी भी जगह से आप लोगों ने लोन लिया तो वो लोन आप लोगों ने पे करना है। तो वो जो प्रिंसिपल अमाउंट है आप लोगों ने वो ज़रूर आप लोगों ने लिखनी है। इसी तरह अगर आप जॉबी पर्सन है, आपने कंपनी से एडवांस में कुछ सैलरीज वगैरह ली है तो वो सैलरीज आपकी अपनी नहीं है बल्कि आप लोगों ने एडवांस में ली है, तो वो रकम भी आपने पे करनी है, तो वो ज़रूर आप लोगों ने यहाँ पे इसमें मैंशन करना है। अच्छा, अब हमारे पास थर्ड सेक्शन